बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से आज हमारा लास्ट लेक्चर है। वो बोन हैबर साइकिल पर मुश्तमिल है। सही है। तो इसके अंदर हम लोग वो सारा सिनेरियो जो है ना वो पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कल हेसेल लॉ लास्ट टाइम पढ़ा था। हेसेल लॉ की एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन है बोन हैबर साइकिल। क्लियर हो गया? तो ये हम स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग इसे चैप्टर को वाइंड अप कर सकें। तो सुनिए, बोन हैबर्स साइकिल। ठीक है। बोन हैबर साइकिल में सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं। सही। कि इसके मुताबिक असल हकीकत पर मबनी चीजें हैं क्या। सही। हम कहते हैं द एनर्जी या एंथैल्पी change in a cyclic process is always equal to zero। हेसेल लॉ की स्टेटमेंट भी यही थी, इसकी स्टेटमेंट भी यही है, लेकिन ये जस्ट साइक्लिक प्रोसेस को डील करेगा। सही है। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ समेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी इन अ साइकिल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये बोन हैबर साइकिल साइक्लिक प्रोसेस है ना, साइकिल की मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। ओके, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हम ये पढ़ते क्यों हैं, इस साइकिल को, बोन हैबर साइकिल को क्यों पढ़ते हैं और उसकी क्या अहमियत है, हम ये अब जानेंगे। सही। अब देखिए, दो चीजें इसमें याद रखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेसेल लॉ। अब दो किस्म के लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएंगे। डिफाइन हेसेल लॉ, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। वो जो हमने इंपॉर्टेंस भी पढ़ी, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की हीट फॉर्मेशन जो हम उसमें निकालते हैं, Na2CO3 की जो फॉर्मेशन निकालते हैं वो भी इसमें लिखेंगे। लेकिन जब आ जाए डिफाइन हेसेल लॉ, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन की बारी आएगी तो फिर आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, बोन हैबर साइकिल एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपने जहन में बिठा लेना है कि जब एप्लीकेशन आएगी देन आप बोन हैबर साइकिल एक्सप्लेन करेंगे, और जब उसकी क्या नाम से बोलते हैं एग्जांपल्स आएंगी, देन वो डिफरेंट एग्जांपल जो हमने उसके साथ ही दी थी वो अटैच्ड हैं, वो हमने लिखनी है। क्लियर? तो एप्लीकेशन ऑफ बोन हेसेल लॉ कौन सी है, बोन हैबर साइकिल। अगली बात, इट इज यूज्ड टू, ये एमसीक्यू भी है बड़ा इंपॉर्टेंट और इसकी इंपॉर्टेंस भी है। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट एल। एल जहां पर भी आएगा दैट इज नोन एज लेटेस्ट एनर्जी। सही है। मैं लिख देता हूं लेटेस्ट एनर्जी किन की, ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स। अब ये बाइनरी क्या है, फिर आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अब लेटेस्ट एनर्जी की तरफ आऊंगा और उसे समझाऊंगा और उसके फैक्टर थोड़े से बयान करूंगा कि ये होता है कैसे है, इसे कैसे जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी का टॉपिक
आपके स्मार्ट सिलेबस से एक्सक्लूडेड है, इसलिए हम लेटेस्ट एनर्जी यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सुनिएगा, हम लोग इसकी जो इम्पोर्टेंस में देख रहे हैं कि क्या फायदा है इसका, लेटेस्ट एनर्जी निकलती है। ओके नाइस। फिर किन की निकलती है, बाइनरी कंपाउंड्स की। बाइनरी कंपाउंड का मतलब सुनिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे MX, ये प्लस ये माइनस, इसका भी मतलब सुने ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। जैसे NaCl, जैसे MgCl2, जैसे AlCl3 etc। और बचा लोगों को एक चीज क्लियर नहीं होती है, बाइनरी को वो समझ लेते हैं दो एटम्स, नहीं, बाइनरी का मतलब होता है टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। देखें, एक काइंड है सोडियम, दूसरी काइंड क्या है, क्लोरीन। एक काइंड क्या है मैग्नीशियम, दूसरी काइंड क्या है, क्लोरीन। देखो मैग्नीशियम एक है, दो क्लोरीन है, बेशक 10 क्लोरीन हो जाए, 70 क्या हो रहे, वो दो किस्म के एटम बस, सही है। एक एल्यूमिनियम है, एक किस्म क्लोरीन है, मतलब एक एल्यूमिनियम एक क्लोरीन, तो दो एलिमेंट्स हो गए ना, तो दो एलिमेंट्स मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। क्लियर हो बात? लो, अब क्या निकालता है, लेटेस्ट एनर्जी। तो लेटेस्ट एनर्जी अब निकालना है, तो अब मैं लेटेस्ट एनर्जी एक्सप्लेन करूंगा कि लेटेस्ट एनर्जी होती क्या है। तो सुनिएगा, पहले मैं लेटेस्ट एनर्जी को डिफाइन करूंगा, फिर इसकी वैल्यू लिखूंगा, देन उसको कैलकुलेट करने के मेथड्स के स्टेप्स, मेथड में जो मौजूद स्टेप्स हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सुनिएगा, लेटेस्ट एनर्जी, ठीक, the amount of energy evolved when one mole of an ionic compound is formed from its gaseous ions is called its लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, असल में ये जो लेटेस्ट लफ्ज निकला है, ठीक है, ये वर्ड निकला है क्रिस्टल लेटेस्ट से। ठीक है, वो जो क्रिस्टल लेटेस्ट होती है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की होती है, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। सही है, तो ये चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया हुआ है कि लेटेस्ट का वर्ड क्रिस्टल लेटेस्ट है, यानी कि गैसियस आयन मिलकर एक सॉलिड क्रिस्टल बनाए। तो जाहिर बात है जब पॉजिटिव और नेगेटिव ने मिलना है तो बॉन्ड बनना है, तो बॉन्ड बनना एक्सोथर्मिक होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीजेस एनर्जी। तो सुनिए, यहां पर मैंने थोड़ी सी वजाहत की है कि एनर्जी क्या हुई, इवॉल्व हुई जब एक मोल आयोनिक कंपाउंड बना। ठीक है, कहां से, इसके गैसियस आयन से। तो जाहिर बात है जब आयन्स मिलेंगे बॉन्ड बनेगा, जब बॉन्ड बनेगा तो डेफिनेटली एनर्जी निकलेगी। अब मैं एग्जांपल लिखकर इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अब सुनिए, ये लाइक सोडियम आयन है, ये लाइक क्लोराइड आयन है, ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, गैसियस आयन मिलकर क्या बना रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं। देखिए सोडियम क्या है, गैसियस,
क्लोराइड भी क्या है, गैसियस, और सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉलिड। सही हो गया, ये गैसियस ये गैसियस। जाहिर बात है गैस में पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं और सॉलिड में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो जब उन्होंने एक दूसरे के पास आना है तो बॉन्ड बनना है, तो जैसे ही बॉन्ड बनना है वैसे ही एनर्जी क्या होनी है, रिलीज होनी है। तो यहां पर एनर्जी रिलीज होती है, उसे कहते हैं डेल एच नॉट एल, एल फॉर लेटेस्ट एनर्जी, तो वो है -787 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, तो माइनस में मैंने क्यों लिखी, क्योंकि आप हजरात को पता है कि बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड का बनना एक्सोथर्मिक होता है। सही है, ओके। अब देखो, तो गैसियस टाइम मिलकर सॉलिड बना है। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, ये भी सुने, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि ये टूटकर जब ये बना है, मतलब उसमें डेफिनेशन क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज एब्सॉर्ब्ड। यहां की वॉल ना इससे उलट होगी तो एब्सॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स गैसियस आयंस। बात आपने 1 मोल इस पे फोकस करनी है। इधर से इधर आएंगे तो आप कहेंगे 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। आयन कितने हमें कोई परवाह नहीं है। फिर इधर से इधर आनी है तो हमने कहना 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स गैसियस आयंस। तो बात फिर 1 मोल इसकी करनी है। आयंस कितने बनते हैं हमारा उसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर, ओके। अब हम लोग चाहते हैं कि लेटेस्ट एनर्जीज हम कैलकुलेट करें। ठीक है, तो सुनिएगा, अब मैं कहता हूं कि इसकी तरह ना कैलकुलेशन करो, लेटेस्ट एनर्जी को जरा कैलकुलेट करने का तरीका बताओ। तो सुनिए, हम कहते हैं इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। हम इसे डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? वजह सुने, ये सोडियम गैसियस आयन क्या हमारे पास पड़ा होता है? नहीं, ये तो अनस्टेबल होता है। ये कहां से आया? ये तो बनाना पड़ता है। तो जो चीज बनानी पड़े इसका मतलब उसके लिए और भी स्टेप्स चाहिए। तो जिसके लिए और भी स्टेप्स चाहिए तो वो एक स्टेप में तो नहीं ना होगा। तो जो एक स्टेप में नहीं होगा तो वो डायरेक्टली नहीं बनेगा, वो इनडायरेक्टली बनेगा। तो इसलिए हम उसे डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? एंड कैन बी calculated indirectly by एनर्जी साइकिल। हम इसका एनर्जी साइकिल बनाएंगे। एनर्जी साइकिल बोले तो आपको हमने समझाया था क्या कि अपना साइक्लिक प्रोसेस में अब जहां से चले वहां पे ही आके रुके तो टोटल एनर्जी चेंज क्या होती है? सेम होती है। सही हो गया। तो अब हम देखते हैं वो साइक्लिक प्रोसेस क्या है। तो पहले मैं ट्राइंगल डायग्राम बनाता हूं, फिर मैं उस ट्राइंगल को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इसमें आ गया इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली एंड कैन बी कैलकुलेटेड इनडायरेक्टली थ्रू एनर्जी साइकिल। ओके, अब सुनिए, हमने एनर्जी साइकिल की तरफ अब भाग दौड़ करनी है। अब वो हमारा मकसद है। तो सुनिएगा, सबसे पहले आपके पास होते हैं सोडियम, किस स्टेट में होता है? डेफिनेटली सॉलिड स्टेट में होता है। फिर क्लोरीन किस स्टेट में होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है और गैसियस फॉर्म में होता है। ये इसकी स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं। हमने इसकी लेटेस्ट एनर्जी निकालने का तरीका ढूंढना है। ठीक है, अब सुनिए, एक तरीका क्या है कि अगर आप इनको मिलाओ तो ये डायरेक्ट क्या बना देंगे? NaCl सॉलिड बना देंगे। आपको मैंने
एंथैल्पी की टाइप्स में दूसरी टाइप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ाई। ये आयोनिक कंपाउंड बन गया कहां से, इसके एलिमेंट से जो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट में मौजूद है, तो इसे हम लोग क्या कहते थे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच नॉट एफ, डेल्टा एच नॉट एफ। इधर से इधर कंपाउंड बना है तो ये क्या रहेगी, नेगेटिव। इधर से इधर कंपाउंड टूटा है, बॉन्ड तोड़ना है, तो ये क्या रहेगी, पॉजिटिव। वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू सेम रहेगी। यानी कि मैं आइडिया दे रहा हूं कि आप यहां पे कह रहे हो ना कि आपने NaCl बनाना है, देखो आपके पास सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, वो तो NaCl डायरेक्ट बन जाता है। तो हमने ये क्या कहा है कि डायरेक्टली आप लेटेस्ट एनर्जी निकाल नहीं सकते, क्यों, पहले आपको क्या बनाने पड़ते, आयंस, ये आयंस बनाने पड़ते। तो अब वो सुनिएगा, इसका मतलब है इसको हमने पहले इसके गैसियस आयंस में लेके जाना है। देखो ये सोडियम सॉलिड है, सॉलिड को मैंने इसका गैसियस आयन बनाना है, ये गैसियस आयन, ठीक है। अब आप जरा गौर तलब बात को समझेंगे। पहली बात, ये कौन है, सॉलिड, ये कौन है, गैस। सॉलिड को गैस बनाना है, क्या काम करना पड़ेगा, पहले उसे हीट देकर मेल्ट करेंगे, फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लगेगी। फिर वो जो मेल्टेड है उसे वेपोराइज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के देकर, तो वो वेपोराइजेशन होगी, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट उसके साथ लगनी है। तो तीन चीजें निकाल के जस्ट सॉलिड से किसमें जाता है, गैस में। फिर अगला स्टेप, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं आयनस एनर्जी। तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनस एनर्जी चाहिए, तो आयनस एनर्जी भी लगेगी। तो पहला काम, सॉलिड से उसे गैस बनाओगे, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, दो एनर्जीज यहां पे हो गई। फिर देखो ये क्लोरीन है, न्यूट्रल है, इसे किसमें कन्वर्ट करना है, क्लोरीन नेगेटिव में। अब पहली बात, ये मॉलिक्यूल है, दो एटम्स पर मुश्तमिल है, ये एक एटम पर मुश्तमिल है, तो एटोमाइजेशन लगा के इसे तोड़ेंगे, ओके। दूसरी बात, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन लेने से जो एनर्जी निकलती है या ऐड होती है वो वाली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो यहां से यहां लाने के लिए फिर दूसरी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। चार एनर्जीज लग रही हैं सिर्फ ये बनाने के लिए, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट होता, ये तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो हमने हेसेस लॉ की सपोर्ट लेकर बोन-हाइपर साइकिल बनाया है, सही है, ताकि हमें डायरेक्टली नहीं होता। ये तो 5-6 स्टेप्स हैं, वो जरा सारे स्टेप्स को ऐड उड करके निकाल के दो, ठीक है। तो वो तरीका हम बता रहे हैं आपको। जब ये गैसियस आयंस बन जाते हैं, मुझे बताया जाए, जब मैं गैसियस आयंस बना लूंगा तो क्या ये गैसियस आयंस स्टेबल होंगे, नो। ये जैसे ही गैसियस पॉजिटिव आयन बनेगा, साथ ही अगर नेगेटिव आयन बनेगा, ये फौरन मिलकर क्या बना देंगे, आयनिक कंपाउंड बना देंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो मैं लाइन अब ड्रॉ कर रहा हूं, क्या आप ये लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर इज नॉट डायरेक्टली, आप नहीं कर सकते। कैसे, देखो पॉजिटिव आयन मिलकर ये बनाएंगे, तो डेल्टा एच नॉट एल क्या होगी, नेगेटिव। ये तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, सही। अब जरा सुनिएगा, तो गौरतलब बात ये है कि हम लोग क्या करते हैं, इन सॉलिड को, इनको मॉलिक्यूलर फॉर्म से गैसियस आयन में लेके आते हैं। जैसे गैसियस आयन में लेके आते हैं, अब हम कहते हैं जरा टेम्परेचर हो जाए नॉर्मल, हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। अभी हम वेट कर रहे होते हैं, वो इसमें कन्वर्ट हो भी चुका होता है, क्यों, ये अनस्टेबल है। लाइक हेसेस लॉ में भी हमने कहा था ना, आप कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बना सकते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, वो फौरन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो अनस्टेबल है, इसलिए फिर हेसेस लॉ आया था। तो इसका मतलब है आप ये वाले स्टेप्स भी कर सकते हो, ये वाले स्टेप फाइंड कर सकते हो, ये वाला स्टेप नहीं कर सकते। तो जब आपको दो स्टेप्स पता है तो तीसरे की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं, बिल्कुल निकल आएगी। लेकिन यहां से यहां जाते हुए एनर्जीज काफी ज्यादा लगनी है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं डेल्टा एच नॉट एक्स, या सिर्फ एच एक्स कह दो, एक्स बोले तो कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जीज, सही है। हमारा प्रोसेस ये निकालना है, फिर ये निकालना है, इसको इसमें से माइनस करके फिर ये निकल आएगा, सिंपल हेसेस लॉ लगाएंगे और हमारा काम पूरा हो जाएगा, सही हो गया। अब सुनिए, अब मैं 1 बाय 1 करके चीजें जो है ना वो खोलने लगा हूं, ओपन करने लगा हूं। सबसे पहले
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaBr भी हमारी बुक में मौजूद है और NaCl भी मौजूद है। NaCl मैं करवा दूंगा, NaBr एक्सरसाइज में मौजूद है, आप वैल्यू सारी मौजूद है, आप उधर से सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। सही। अब सुनिए, इनको इनमें करना ये तो आसान है, ये तो सिंपल कैलोरीमीटर से हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली हो जाता है, इसलिए इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम कहते हैं, अब मैं 1 बाय 1 सारे करूंगा, इसलिए ये साइकिल ज़हन में रख लें। ये यहां से यहां पर आना डायरेक्ट स्टेप, यहां से इधर से होके आना इनडायरेक्ट स्टेप। तो हैसेलदा भी क्या कहता था कि भाई वो सिंगल स्टेप हो या मल्टीपल स्टेप हो, ओवरऑल एनर्जी चेंज क्या होती है, सेम। यानी कि इधर से मैं चलो इधर आऊं, इधर से इधर जाऊं, इधर से इधर आऊं, तो एनर्जी चेंज जीरो हो जाएगी। सही है ना, साइक्लिक प्रोसेस में। वही मैंने आज बना के भी दिखानी है, ठीक है। और उसी में से ये जो पार्ट है वो हम रिड्यूस भी करेंगे। लो भाई, एंथैल्पी ऑफ formation of NaCl from its elements is calculated directly from कैलोरीमीटर। हम उसे किस तरह करते होते हैं, कैलोरीमीटर के इस्तेमाल से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या है वो जरा सुने। Na सॉलिड, क्लोरीन गैसियस फॉर्म, NaCl सॉलिड बना, डेल्टा H0F बना -411 किलो जूल पर मोल। कितना बना, -411 किलो जूल पर मोल। लो जी, एक वैल्यू रट लें, ये सारी याद करनी है आपने, ये सारी याद करनी। मैं 2-3 बार लिखूंगा ताकि आप लोगों को ये वैल्यूज याद रहे, ठीक है जी। यहां से कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल असल में यहां से शुरू हुआ है प्रोसेस। यहाँ पे सिर्फ यही समझाया गया है कि बोन-हेबर्ट साइकिल जो है वो बाइनरी कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है। ये बाइनरी का मतलब एक सोडियम और एक क्लोरीन, सही है। तो इन दोनों के यूज के लिए हम कैसे यूज करते हैं, ये हमने ट्राइंगल डायग्राम बनाई है, सही है ना। इसे आप लोग क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल डायग्राम, ठीक है। अब मैं ट्राइंगल डायग्राम को इलेबोरेट करूंगा, क्योंकि ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप तो समझ आ जाता है, लेकिन ये वाला स्टेप काफी मल्टीपल स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, इस वजह से मुझे इसे इलेबोरेट करना पड़ता है। तो इसे मैं डिटेल आउट करूंगा यहां पर। तो सुनिएगा, दूसरा है जी डेल्टा H0 X या डेल्टा HX, ठीक है। डेल्टा HX, सही है। अब सुनिए, it is actually the combination of 4 energies required to convert elements from their standard states to gaseous
आयोनिक स्टेट्स, उसको उनकी न्यूट्रल स्टेट से उठाकर गैसियस स्टेट में बदलना, ठीक है, गैसियस स्टेट में बदलना, वो डिफरेंट एनर्जीज का मालिक है, सही है। वो डिफरेंट एनर्जीज कौन कौन सी हैं वो हम लोग अभी देख सकते हैं। सुनिएगा, मैं इसे जरा एक्सप्लेन करने लगा हूं। चार एनर्जीज है, इन चारों को फिर मैंने डिटेल देनी है, सही है। चारों को हम लोग क्या करेंगे जी, डिटेल जो है वो देंगे। सही, अब जरा सुनिए, तवज्जो रखनी है, मैं चीजें जरा एक्सप्लेन करने लगा हूं। ये समझ आ गया, समझे, पूरा बोन हाइब्रिड साइकिल फटे पे गया, ध्यान दें, ठीक है। तो सोडियम सॉलिड, सॉलिड से गैसियस फॉर्म में लेके जाना है, ठीक, सॉलिड से गैसियस फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, तो सॉलिड से गैसियस फॉर्म में लेके जाना होता है, उसे कहते हैं एटोमाइजेशन। किसकी करवाई है? सोडियम की। तो पहली आ गई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, एक बार। फिर सोडियम न्यूट्रल था, उसे पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव बनाने के अमल को कहते हैं आयोनाइजेशन, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा आई, आई स्टैंड्स फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी, किसकी? सोडियम की। दो स्टेप हो गए, पहला स्टेप एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, दूसरा स्टेप एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम। फिर अगली बात, ये गैसियस साइन बन गया। अब यहां कलरिंग देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है ना, इसे किस फॉर्म में लेके जाना है? गैसियस फॉर्म में। फिर से वही बात, एटोमाइजेशन ऑफ कलरिंग, ठीक है। जब क्लोरीन एटम बन जाएगा, फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आना, नेगेटिव चार्ज लेके आने को कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, किसकी? क्लोरीन की, ठीक हो गया। तो ये चार चीजें आप मिलाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा? डेल्टा एच एक्स। तो अगर आपको डेल्टा एच एक्स पता चल जाए, डेल्टा एच एफ तो पता चल चुका है, तो आप डेल्टा एच नॉट एल निकाल सकते हैं, लेटेस्ट एनर्जी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, सही है। जैसे हमने कहा कि फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, इज कैलकुलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम कैलोरीमीटर, सही है। सोडियम क्लोरीन के साथ मिला, NaCl बना, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी निकली है? 411, -411, सही है। लेकिन अब इसकी हमने बात करनी है, अब मैं 1 बाय 1 जो है ना जी वो कैलकुलेट करूंगा। पहली डेल्टा एच नॉट, ऐसे कह लें, एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम मतलब अब यहां पर आप हजरात क्या कर रहे हैं? सोडियम सॉलिड है, उसे पकड़कर किस में लेके जाना है? गैसियस फॉर्म में। किस में लेके जाना है? गैसियस फॉर्म में। तो सोडियम सॉलिड को गैसियस फॉर्म में लेकर आना है, तो इसके लिए जो एनर्जी यूटिलाइज होती है दैट इज नोन एज 108 किलो जूल पर मोल। तो ये एनर्जी मैं लिख रहा हूं डेल्टा एच नॉट एटी ऑफ सोडियम प्लस 108 किलो जूल पर मोल, ठीक है। प्लस क्यों है? क्योंकि बॉन्ड टूटा है। अब यहां से ना असल में सॉलिड से गैस में ऐसे डायरेक्ट नहीं जाया जाता, सॉलिड से गैस में जाना है तो पहले उसे मेल्ट करना पड़ता है, तो फ्यूजन लगेगी, देन उसे वेपोराइज करना पड़ेगा, वेपोराइजेशन लगेगी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो लगनी है। तो जरा मैं इसे लिख भी देता हूं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम
कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग heat of fusion, heat of vaporization and specific heat capacity of sodium। सही है, बस ये याद रखना है, फ्यूजन जो है वो मेल्टिंग पॉइंट पे होती है, वेपोराइजेशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे होती है। सही है, तो इसका मतलब है हमें टोटल 3 चीजें चाहिए। एक, पहले से मेल्ट करना है, फिर उसे गैस में बनाना है, और फिर उसकी जो है वो अपना हीट कैपेसिटी जो होती है, जाहिर बात है ये कैलोरीमीटर का स्टाइल होता है, मतलब हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों? उसकी हीट कैपेसिटी ही तो डिफाइन करती है कि उसने कितनी हीट लेकर मेल्ट होना है, कितनी हीट लेकर उसने वेपोराइज होना है। तो ये वो हमें डेफिनेटली पता होनी पड़ती है। ओके, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आयोनाइजेशन एनर्जी। सही, आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, दूसरा स्टेप आ गया। सही है, अब सुने, ये गैसियस आयन बन चुका है, अब जस्ट इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव आयन का बनना क्या कहलाता है? ये देखें, डेल्टा एच नॉट आई, आयोनाइजेशन किसकी? सोडियम की। ओके नाइस, ये कितनी होती है? 496 किलो जॉल पर मोल। कितनी है भाई? 496। वो थी 411, ये है 108, और ये कितनी है? 496। क्लियर हो गया? तो वैल्यूज हमें याद रखनी है। अच्छा, यहां पे अब आयोनाइजेशन देखिए वो कितनी निकली है? 496। अब ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है या इस तरह की जो भी टेक्निक्स निकाली जाती है, कहां से निकलती हैं? ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से निकलती हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था ना, तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हम लोग लिखते हैं ना, E1 से जो वो बैंड्स बनती हैं, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन आता है या हीट दे के उसे निकालते हैं, वो जो एनर्जी की वैल्यूज है असल में वो स्पेक्ट्रम की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम जो है वो स्पेक्ट्रम से हमें पता चलता है कि उसकी एनर्जी कितनी है। क्लियर? तो हम लोग कहते हैं इट इज कैलकुलेटेड by स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। ठीक है, स्पेक्ट्रोमेट्रिकली कह लें या स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज कह लें या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स कह लें, वैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, देन तीसरे स्टेप पे आ जाए, एटोमाइजेशन ऑफ कलरिंग। एटोमाइजेशन ऑफ कलरिंग मैं यहां से रेस करके जो है वो चीजें क्लियर करूंगा, देन इस ट्रायंगल डायग्राम को इलेबोरेट कर दूंगा। सही है, अब डेफिनेटली कलरिंग की एनालिसिस कैसे होनी है? ये देखो, कलरिंग है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, आप उसे तोड़कर किस फॉर्म में ले आते हैं? एटॉमिक फॉर्म में। तो यहां पर जो एनर्जी लगती है डेल्टा एच नॉट एटी, किसकी? कलरिंग की, वो है 121 किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया? 1 to 1
121 किलो जॉल पर मोल। तो ये जो बॉन्ड ब्रेकेज या बॉन्ड फॉर्मेशन ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक से ही निकलती है, क्योंकि इसमें वही इलेक्ट्रॉन का ही सारा रिलेशन होता है। तो हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ coloring is calculated from spectroscopic studies also। ठीक है, तो ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपिकली निकलती है। तो एनर्जी कितनी निकली 121 किलो जूल पर मोल। ओके, अब हमारे पास जो लास्ट एंथैल्पी है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कौन सी है? उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कहते तो आयनाइजेशन एनर्जी, मैं सिर्फ वजाहत कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए वो पॉजिटिव आयन ही बनाना, नेगेटिव आयन बनाने वाली है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है ना। देखिए, ये गैसियस क्लोरीन एटम बन चुका है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला है, ठीक है, यही वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आता है, ऐड होता है, क्या बना देता है वो Cl नेगेटिव। अब यहां से जो एनर्जी निकलती है वो है डेल्टा H नॉट E, किसकी? क्लोरीन की। वो है -349, वो एक्सो होती है, ठीक है, -349 किलो जॉल पर मोल। लीजिए हजरात, हमारे पास जो वैल्यूज थी वो सारी आपके पेशे खिदमत आ गई। डेल्टा एच एक्स की 4 वैल्यूज आपके सामने आ गई। अब ये हम कहते हैं इट इज कैलकुलेटेड डेफिनेटली फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपिकली की जाती है, सही है। अब मेरा पुत्र, ये एक स्टेप था डायरेक्ट, वो हमने कर लिया और हमने कहा ये किसके जरिए निकलता है? ये कैलोरीमीटर के जरिए निकलता है। ओके, नाइस, क्लियर हो गया। अब बाकी जो डेल्टा एच एक्स है वो कैसे निकलता है वो आप हजरात को पता है, मिलकर बना हुआ है 4 एनर्जी से 1 2 3 4। ये वाली एटॉमाइजेशन हम लोग निकालते हैं, वो कितनी निकली है 108। फिर आयनाइजेशन ऑफ सोडियम निकाली, वो कितनी निकली 496। फिर क्लोरीन की एटॉमाइजेशन निकाली, वो कितनी निकली 121। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये निकाली माइनस, ये वाली माइनस में, बाकी तीनों किसमें थी? प्लस में। अब मैंने क्या करना है? डेल्टा एच एक्स फाइंड करना है। तो डेल्टा एच एक्स फाइंड करने के लिए मुझे ये चारों को क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है। फिर हेसेस लॉ लगाकर उसे हम लोगों ने क्या कर देना है? ड्रॉ कर देना है, कैलकुलेट कर देना है। अब सुनिएगा कि डेल्टा एच एक्स था वो बराबर था डेल्टा एच नॉट 80 ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा एच नॉट आई ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा एच नॉट 80 ऑफ क्लोरीन प्लस डेल्टा एच नॉट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। सही, चारों वैल्यूज लिखवाई जाए। पहली सोडियम की कितनी है? +108 किलो जॉल पर मोल। फिर आयनस एनर्जी कितनी है? +496 किलो जॉल पर मोल। फिर क्लोरीन की जो एटॉमाइजेशन एनर्जी है वो कितनी निकली थी? 121। तो ये +121 किलो जॉल पर मोल। और ये लास्ट पे 349 है, तो वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसकी है, तो ये निकलेगी -349
किलो जॉल पर मोल। एक माइनस में है, बाकी सारी किसमें है, प्लस में है। सही हो गया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये निकलती है 376 प्लस 376 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, ये देखो ये 400 वाली वैल्यू प्लस में है ना, तो इसलिए आंसर किसमें आएगा, प्लस में। लेकिन दिस प्लस दैट, ये तीनों को प्लस किया और एक जब माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 376। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल्टा एच एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी। डन हो गया। लीजिए अब मैं यहां पर लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, और मैं कहता हूं फ्रॉम हेसेस लॉ। अब आपको याद आएगा तो ये तो वाकई हेसेस लॉ की ही एप्लीकेशन है। तो हेसेस लॉ क्या कहता है, ठीक है। अब ये वैल्यू याद रखना 411, ठीक है, ताकि मैं आपको यहां पर इसे ड्रॉ करूं तो मसला ना हो। देखें हेसेस लॉ क्या कहता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्ट स्टेप इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एक्स प्लस एंथैल्पी ऑफ एल इनडायरेक्ट स्टेप। ऐसे ही था ना ट्रायंगल डायग्राम में जो भी मैंने मिटाई है, एक डायरेक्ट स्टेप था NaCl का बनना सोडियम और क्लोरीन से, और एक था इनडायरेक्ट स्टेप, उसमें पहले डेल्टा एच एक्स फाइंड करते थे, फिर डेल्टा एच नॉट एल होता था। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, लेटेस्ट एनर्जी, तो ये उधर चला जाएगा, तो यहां से बन जाएगा डेल्टा एच नॉट एल इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट एफ माइनस डेल्टा एच नॉट एक्स। ये प्लस में, उधर जाके क्या हो गया, माइनस में। ओके, अब मैं वैल्यूज निकालने लगा हूं। डेल्टा एच नॉट एफ कितनी है, फॉर्मेशन कितनी है, -411 किलो जॉल पर मोल। ठीक हो गया। डेल्टा एच नॉट एक्स कितनी है, ये है +376 किलो जॉल पर मोल। माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो माइनस और माइनस अल्टीमेटली ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन वैल्यू किसने आएगी, माइनस में, तो -787 किलो जॉल पर मोल। इसी की तो हमें तलाश थी, जो मैंने पहले अपना डेफिनेशन के दौरान आपको लिखा था। ठीक है, तो ये अब हमें पता चल गई लेटेस्ट एनर्जी। अब लेटेस्ट एनर्जी हमें क्या पता चली, गैसियस आयन जब आपस में मिले तो जो एनर्जी निकली है, तो यहां से हम कहते हैं हेंस लेटेस्ट एनर्जी गिव द आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस बिटवीन आयंस। आयंस के दरमियान कितनी तगड़ी फोर्सेस हैं, उतनी ही ज्यादा एनर्जी निकलेगी। ये लेटेस्ट एनर्जी से हमें आइडिया मिलता है। हमने कैलकुलेट तो कर ली हेसेस लॉ से, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा, अगर -787 है तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकली है, अगर -100 निकलती तो कम एनर्जी निकलती थी, इसका मतलब है उसकी जो वैल्यू होनी थी वो कम होनी थी। अब ये जो सारी वैल्यूज मैंने बनाई है, ठीक है, अब इसका बोर्न हैबर साइकिल हम ड्रा करेंगे, ट्रायंगल डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मैं एंड पे इसलिए बना रहा हूं ताकि ये जो जितनी भी मैंने वैल्यूज लिखी है ना, ये दोबारा से रिपीट हो। जब दोबारा से रिपीट होंगी तो इंशाल्लाह लजीज आपको एक बार लेक्चर सुनने से ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो सुनिएगा जरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हम ड्रा करने लगे। पहली तो वैल्यूज याद करवानी थी, वो वैल्यूज मैंने सारी आपको बता दी स्टेप बाय स्टेप और लिख दी थी। अब मैं बोर्न हैबर साइकिल ड्रा करूंगा, ठीक है। तो सबकी तवज्जो का मरकज बोर्न हैबर साइकिल होना चाहिए, जिसे ये आ गया उसे ही सारा कुछ जो है वो आसानी से इलेबोरेट करना आ जाएगा। इसको बनाने से पहले एक चीज याद रखो, जिसकी वैल्यू प्लस में है एरो अपवर्ड आएगा, जिसकी वैल्यू नेगेटिव में है एरो डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि ये एनर्जी डायग्राम है। सही है, तो सबसे पहले हमारे पास एक होता है जी, सुनिए, हमारे पास होती है जी सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में। ठीक है,
ये सबसे पहले हमारे पास बनाते हैं NaCl। तो हम लोग कहते होते हैं फर्स्ट डायरेक्ट स्टेप, इन्होंने क्या बनाया, NaCl सॉलिड बनाया। ठीक है जी, NaCl क्या बनाया जी, सॉलिड बनाया। लो ये जो Na से NaCl सॉलिड का बनना है, मैं इसे क्या कहूंगा, इसे मैं कह सकता हूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl कह सकता हूं। ये देखो मैं लिख रहा हूं एंथैल्पी ऑफ डेल्टा H नॉट F, किसकी, NaCl की। वो कितनी है, -411 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, माइनस में इसीलिए एरो किधर को लगाया मैंने, डाउनवर्ड लगाया, और यहां से मुझे हासिल क्या हुआ है, NaCl सॉलिड हासिल हुआ। पहला स्टेप। ठीक है, आपके पास सोडियम और क्लोरीन थी, वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, और एनर्जी निकलती है, फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए एरो डाउनवर्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा। अब जब इसे मैंने लेकर चलना है ना, तो मैंने ये सारे अलग 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 स्टेप्स किए थे। ये वाला स्टेप जब करना है तो बाकी सारे स्टेप इग्नोर करने हैं। जब ये वाला स्टेप करना है तो पहला और आखिरी वाले सारे स्टेप इग्नोर करने हैं। तो हर टाइम पे एक स्टेप करेंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं सोडियम को फोकस कर रहा हूं। सोडियम सॉलिड को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, अगर सोडियम गैस में, इसको नहीं छेड़ना, इसको छेड़ना नहीं है, साथ वाले को छोड़ना नहीं है। ये वैसे का वैसे ही है, सिर्फ सॉलिड से गैस में चेंज आई है। सॉलिड से गैस में चेंज आने को आप लोग क्या कहते होते हो, डेल्टा H नॉट 80, किसका, सोडियम का। सही है, और वो कितना है, +108 किलो जॉल पर मोल, ये अगर आपको याद हो तो। सही है, एक स्टेप हो गया। अब इसी को ही आयन में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, तो इसी को मैं आयन में कन्वर्ट करने का स्टेप समझाने लगा हूं। ठीक है, ये आपके पास किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, तो ये किस फॉर्म में आ गया, +1 की फॉर्म में। +1 कब आएगा, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, और ये वैसे का वैसे ही, इसको नहीं मैंने छेड़ा, ये वैसे का वैसे ही। सोडियम गैसियस आयन था, ये प्लस में चला गया और साथ में क्या निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके प्लस में जाने को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, सोडियम की। ठीक है, वो कितनी है, +496 किलो जॉल पर मोल। सही हो गया। अब 496 किलो जॉल पर मोल इसकी आ गई आयनाइजेशन एनर्जी। अब नेक्स्ट, देखें, ये सोडियम गैसियस आयन बना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ओके, अब ये कलरिंग मॉलिक्यूल था, कलरिंग किस में कन्वर्ट होगा, पहले ये देखो एटम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अब सोडियम को नहीं छेड़ना क्योंकि वो गैसियस आयन में कन्वर्ट हो चुका है, इससे ज्यादा तो नहीं ना इसने कुछ बनना था। ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो दो एटम की फॉर्म में मौजूद है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद है, दो एटम मिलकर बने हुए हैं, इसे तोड़कर एक एटम में कन्वर्ट करना है। ये लो, एक एटम में कन्वर्ट हो गया। तो एटम में कन्वर्ट करने को हम लोग क्या कहते हैं, एटोमाइजेशन। डेल्टा H नॉट 80 किसकी, क्लोरीन की, +121 किलो जॉल पर मोल। अब यहां से एनर्जी शुरू हुई, प्लस में प्लस में प्लस में ऊपर जा रही है। अब आखिर वाली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी वो किसमें है, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में तो वो किधर बनेगी, डाउनवर्ड बनेगी। सही है, तो देखिएगा,
अब हमारे पास ये जो है कलरिंग आई थी, तो जैसे सुनने वाली बात है, कलरिंग आई थी, ये किस फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। ये वाला इलेक्ट्रॉन ये लेकर के क्या बना देगी, नेगेटिव। तो जाहिर बात है Na पॉजिटिव तो पहले ही तैयार है गैसियस फॉर्म में, कलरिंग जैसे ही नेगेटिव बनेगी तो हमारा वो जो स्टेट था कि दोनों गैसियस आयन बनेंगे वो मुकम्मल हो गया। लेकिन जब कलरिंग इलेक्ट्रॉन लेती है तो उस अमल को कहते हैं डेल्टा H नॉट E ऑफ Cl। E कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, वो है -349 किलो जूल पर मोल। तो जब माइनस में आया तो एरो किधर को आ गया, डाउनवर्ड। अगर यहां से साइकिल चला है तो जब ये यहां पर आएगा तो डेफिनेटली इधर से अगर ऊपर को गया है 1000, नीचे को भी आएगा फिर 1000, तो 1000 माइनस 1000 क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 0। तो इसलिए ये साइक्लिक प्रोसेस में एनर्जी क्या नहीं है, 0 नहीं, यही तो हम साबित कर रहे हैं। और लास्ट में यहां से गैसियस आयन से सॉलिड NaCl का बनना क्या कहलाता है, लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, इसे ही तो हम कहते थे, जिसका हमें इंतजार था, डेल्टा H नॉट L किसकी, NaCl की, यही तो हमने कैलकुलेट करनी थी, जो बाद में जाके यहां से निकाली तो वो जो निकली थी -787 किलो जूल पर मोल निकली थी। अब ये प्लस में या माइनस में, माइनस में, इसलिए एरो इसका भी क्या है, डाउनवर्ड। ये सारी वैल्यूज हमें पता है, सिर्फ ये वाली वैल्यू नहीं पता थी, तो वो हमने अल्टीमेटली आसानी से निकाल ली। सही हो गया। तो ये था हमारे पास बोर्न-हैबर्ट साइकिल। ठीक है, बोर्न-हैबर्ट साइकिल डायग्राम, इसे कहते हैं फ्लो शीट डायग्राम ऑफ बोर्न-हैबर्ट साइकिल। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूं बोर्न-हैबर्ट साइकिल को, ताकि आप हजरात को क्लियरिफाई हो जाए, इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो जरा सुने। सबसे पहले मेरे पास सोडियम सॉलिड था और कलरिंग गैस थी। इसको जब डायरेक्टली रिएक्ट करवाते हैं कैलोरीमीटर से, तो ये रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, NaCl सॉलिड। दैट्स इट, नाइस। माइनस में एनर्जी निकली है, माइनस में, इसलिए ये किधर को आएगा, डाउनवर्ड, बन गया। फिर एनर्जी डायग्राम के मुताबिक अब मैंने इससे आगे लेके चल रहा है, तो ये 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, आपको पता है ना, ये सारा जाना ये सॉलिड में है, सॉलिड से इसे किसने लेके गया, गैस में। तो पहले ये वाली तब्दीली आई, सॉलिड से किसमें आई, गैस में, बाकी कोई तब्दीली नहीं आई। तो +108 चाहिए, प्लस का मतलब है हीट ऐड होगी। देन जब ये गैसियस बन गया तो फिर इसका क्या बनाना है, गैसियस आयन, आयन बनाना है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये भी क्या किसमें चाहिए, प्लस में। ठीक है, तो ये गैसियस से उसका आयन बन गया। अब जब ये गैसियस आयन बन गया, इसका काम पूरा हो गया। गैसियस आयन बना के ही हमने लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करनी, पहला हो गया। फिर कलरिंग था मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अब कलरिंग मॉलिक्यूलर फॉर्म में मैंने उसे +1 to 1 एनर्जी देके किसमें कन्वर्ट कर दिया, एटॉमिक फॉर्म में। जब एटॉमिक फॉर्म में आ गया, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है यही इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो जब एनर्जी निकली है तो इसलिए एरो किधर को आया, डाउनवर्ड, -349 एनर्जी निकली है। -349 एनर्जी निकली है तो हमारे पास ये बन गया जी कलरिंग आयन, क्लोराइड आयन। ये भी आयन बन गया, ये भी आयन बन गया। ये दोनों आयन्स मिलकर जो एनर्जी निकालते हैं उसे हम लोग क्या कहते थे, लेटेस्ट एनर्जी। जब ये आयन्स बन जाते हैं डेफिनेटली ये रुकते नहीं हैं, ये फौरन इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस वजह से हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाते थे। हमने बाकी सारी एनर्जीज कैलकुलेट कर ली, सिर्फ यहां से यहां एनर्जी कैलकुलेट नहीं होनी, वो हमने हेसल लॉ से कर ली। कैसे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल्टा HX प्लस डेल्टा HL, यानी कि ये वाली जो फॉर्मेशन है ये इधर से इधर आए तो वही बनती है। सही है ना, क्योंकि देखो इधर से ऊपर जाएगी, इधर से उतनी निकल जाएगी, तो रहेगी तो इतनी ना, जितनी ऊपर को जा रही है इधर के अगर बराबर करो उतनी ही नेगेटिव हो रही है, जितनी पॉजिटिव हो रही है उतनी नेगेटिव हो रही है। आ जाके डिफरेंस फिर भी कितने का निकला, इतने का ही निकला, तो वो बराबर ही है। सही है, तो हम लोग कहते हैं ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, उसमें जो चीज नहीं पता वो हमें लेटेस्ट एनर्जी नहीं पता, ये हम उधर ले जाएंगे। ठीक है, HX माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -787। तो जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतनी ही वो आयनिक कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। तो एक तो हमें पता चलता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस का। ठीक है, तो दूसरा याद रखें, ये जो लेटेस्ट एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। देखें, जिसका चार्ज ज्यादा होगा
जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसके अंदर फोर्सेस क्या होंगी, फुल टाइम स्ट्रॉन्ग, उसकी लेटेस्ट एनर्जी भी क्या होगी, फुल टाइम ज्यादा। सही है। और साइज की क्या होती है, इनवर्स। साइज की क्या होती है, इनवर्स। साइज के इनवर्स का मतलब जिसका साइज छोटा है उसका बॉन्ड तगड़ा है, उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है। सही है। तो यहां पर हमने बोर हैबर साइकिल कंप्लीट किया और लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करने के तरीके समझे। जैसे मैं अगर आपसे कहूं विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम लेटेस्ट एनर्जी, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड, तो सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोराइड का, तो सोडियम फ्लोराइड की सबसे ज्यादा होगी। ठीक हो गया। और सबसे कम किसकी होगी, सोडियम आयोडाइड की। क्लियर होगी बात। तो यहां तक हमारा एक बेस्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 7, जो मुश्किल तरीन समझा जाता है वो हमने आसान तरीन करके इलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर हो गया। तो यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में भी कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।